Hello everyone, welcome to Tutorial 360 and this is Aman here। आज हम बात करने वाले हैं रवीश कुमार सिंह के बारे में, उनका रवीश कुमार सिहाग के बारे में। रवीश कुमार सिहाग का ऑल इंडिया रैंक 337 में पिछली बार आया था और इस बार भी उनका सिलेक्शन 315वीं रैंक से हुआ है। उनका लगातार हिंदी माध्यम से 2 बार चयन हो चुका है। आखिर हम जानेंगे कि ऐसा क्या वो अपने आंसर्स में लिखते हैं जिसकी वजह से उनका बार बार सिलेक्शन हो रहा है, जबकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बार बार अटैम्प्ट देने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कुछ पॉइंट्स उसके बारे में देखेंगे क्या वो अपने आंसर्स में ऐड करते हैं जिसकी वजह से उनका बार बार सिलेक्शन हो रहा है। तो वीडियो में बने रहिए और देखते हैं क्या वो अपने आंसर्स में लिख रहे हैं। सिहाग के पेपर्स पर जो उन्होंने मॉक टेस्ट दिया हुआ था दृष्टि आईएएस के लिए, इनका रोल नंबर ये है, रवि सिंह सिहाग लिखा हुआ है यहाँ पर रवि, और हिंदी मीडियम था इनका। तो चलिए हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। जैसा कि पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्राचीन एवं मध्ययुगीन भारत में विद्यमान अधिकांश कलाओं वास्तुकलाओं के अवशेष सभी विशेष हैं जो कि प्रकृति में धार्मिक है, परीक्षण कीजिए। तो क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों ने पढ़ लिया है कि मध्ययुगीन भारत में अधिकांश जो कला के अवशेष है वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव के आधार पर है, रिलीजियस नेचर में है। इसके बारे में एग्जामिन करना है, ठीक है। तो आप लोग खुद भी देखिए कैसे लिखना है इसको। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। इसको बारे में हेडिंग के रूप में दिया है, कलाओं का धार्मिक स्वरूप कैसा था प्राचीन कला में, प्राचीन भारतीय समाज में, ये दिया हुआ है। ये देख लीजिए प्राचीन भारत में कैसा स्थापत्य था, अन्य कलाएँ का कैटेगराइज में करके दिया हुआ इन्होंने, 2 भागों में बांट दिया है प्राचीन भारत को, देख लीजिए। इसके बाद स्थापत्य कला, अन्य कलाएँ, मध्यकालीन भारत में कैसा था बांट दिया इन्होंने। ऐसे ही आपको भी लिखना है, उदाहरण के आधार पर बताया उन्होंने कैसे कैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, जैसे खुजराहो का मंदिर की प्रतिमाएं थी, अशोक के स्तंभ प्राचीन काल में, कामसूत्र जैसे ग्रंथ, कालिदास के नाटक, ये सब रिलीजियस पर्सपेक्टिव के आधार पर है। इसका इन्होंने एग्जांपल दे रहे हैं। स्नानागार जो है, स्नानागार जो था वो बहुत बड़ा स्नान करने के लिए, एक रिचुअल बाथिंग के लिए फेमस था हड़प्पा काल में, तो मोहनजोदारो में पाया गया था, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है। इसके बाद है मध्यकालीन बारे में बताया कि अकबर के दरबार में जहांगीर के चित्र है, खुजराहो के मंदिर की प्रतिमाएँ, दुर्ग महलों का निर्माण, ये सब एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसे लिखना है आपको। और यहाँ पर इन्होंने कंक्लूजन दिया है तो आपको भी लिखना है ऐसे ही। यहाँ पर जैसे इन्होंने कंक्लूजन दिया है ये यहाँ पर, ऐसे आपको भी लिखना है, ये देख लीजिए। फिर आगे चलते हैं। चोलाकालीन कांस्य प्रतिमाओं को सर्वाधिक परिष्कृत माना जाता है, पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर लिखिए चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर आर द कंस्टांसिएट, ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि, तो इन्होंने ये देखिए इंट्रोडक्शन इसका पे दिया इन्होंने, मतलब कांस्य प्रतिमाएँ जो थी वो काफ़ी उच्च कोटि की थी, इसके बारे में है, तो इसके बारे में पुष्टि करना है, बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार कैसे उन्होंने लिखा हुआ है। प्रतिमाएँ के का एग्जाम्पल उन्होंने दिया, वैसे ही आपको भी लिखना है। मूर्तियों में निहित मुद्राएँ, विभंग आदि की पूर्णतः अनुपातिक, ये देखिए पॉइंट वाइज उन्होंने लिखा हुआ है। टू द पॉइंट आंसर लिखने की कोशिश करिए, ऐसे ही पॉइंट वाइज देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको आंसर लिखना है। फिर यहाँ पर कंक्लूजन है इनका, यहाँ पर कंक्लूजन है, एक बार रीड कर लीजिए कैसे इन्होंने लिखा हुआ है। जैसे कंक्लूजन पढ़ देता हूँ। इस प्रकार के चूल काल को यदि मूर्तिकला कांस्य या सौर काल कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी का परिणाम है कि विभिन्न कला प्रेमी लाखों रुपए खर्च करके छोटी छोटी मूर्तियाँ भी खरीद लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, आधुनिक भारत में निर्माण में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के योगदान की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर डिस्कस करना है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर की क्या कंट्रीब्यूशंस रहे हैं मॉडर्न टाइम में, उसके बारे में बात करना है। तो उन्होंने डायरेक्ट आ गए यहाँ पर, आधुनिक एक काल निरपेक्ष या स्थान निरपेक्ष उदाहरण है, इसकी प्रमुख कसौटियाँ निम्न है। देखिए डायरेक्ट करके फिर पॉइंट वाइज आ गए यहाँ पर, ऐसे लिख सकते हैं आप भी ट्राई कर सकते हैं। इन कसौटियों पर आधुनिक भारत के निर्माण में विद्यासागर जी का योगदान देखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर पॉइंट वाइज ने लिखे एक लॉ की समस्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो हिंदी है वो उसका वर्डिंग काफ़ी टफ है, ठीक है। तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया इन्होंने, इस वजह से इनका रैंक थोड़ा सा अच्छा आ रहा है। आप लोग भी अगर अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ऐसे उन्होंने वो सड़क छाप इंग्लिश का हिंदी का प्रयोग नहीं किया है, मतलब जो आम बोलचाल वाली भाषा नहीं है, थोड़ा सा टफ हिंदी का प्रयोग किया है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। इनका ऑप्शनल हिंदी था, इस वजह से भी शायद इनका ये कुछ एज मिला है। यहाँ पर देख सकते हैं मानवाधिक पक्षों के बारे में इन्होंने बताया है, विधवा विवाह अधिनियम 1856, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा जैसा कि इन्होंने याद किया हुआ है। तर्क व वैज्ञानिकता इन्होंने लिखा हुआ है, तर्क व वैज्ञानिकता। यहाँ पर कंक्लूजन इन्होंने दिया हुआ है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिए। इसका मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आ गया जीएस पेपर फर्स्ट में ही ज्योग्राफी वाला सेक्शन।
इसमें लिखा हुआ एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, डिस्कस द बे ऑफ बंगाल इज मोर प्रोन टू साइक्लोन। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, हर टेस्ट सीरीज में ये दिखता ही है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का इन्होंने क्या आंसर लिखा हुआ है, ये देख लीजिए एक बार। आपको फॉर्मेट जो है वो देखना है, ठीक है। आंसर्स आपको खुद अपने ही लिखने हैं, इसलिए आपको अच्छे मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपका आंसर आएंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। कॉपी नहीं करना है, फॉर्मेट खाली देखना है। देख लीजिए कैसे इन्होंने पहले डेफिनेशन दिया हुआ है, फिर आवश्यक क्या दशाएँ हैं इसके बारे में लिखा हुआ है, ये सब आपको याद रखना है। इसके बाद विशेषताएँ बताइए, तट पर ऊर्जा विमुक्त होने के बाद शांत हो जाते हैं, ये सब के बारे में मतलब बंगाली खाड़ी में दिखता है कारण भी बता दिए इन्होंने, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत जैसे देश में विभिन्न समय क्षेत्र और टाइम जोन का मुद्दा सामने आता रहता है। संदर्भ में भारत के विभिन्न समय क्षेत्र की व्यवहारिकता का परीक्षण कीजिए, ठीक है। ये टाइम जोन के बारे में आता रहता है कि नॉर्थ ईस्ट में टाइम जोन की मांग चलती रहती है, इसके बारे में बताया गया। तो आप लोग ये देख लीजिए कैसे इन्होंने आंसर लिखा है, पॉइंट वाइज करके, हेडिंग वाइज करके लिखा हुआ है इन्होंने, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सूखे तथा बाढ़ की दोहरी समस्या का समाधान नदियों को जोड़ना है। सरकार की राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के संदर्भ में इस विश्लेषण किया गया। इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है, चल रहा है, हर जगह गोदावरी रिवर को किसी और से जोड़ा जा रहा है, चंबल बेतवा सब लिंक किया जा रहा है, तो उसी के बारे में, उसका प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करना है। ऐसे ही आंसर्स को अपने वो लिख रहे हैं, तो आप लोग भी देखते रहिए कैसे ये लिख रहे हैं। चुनौतियाँ लिखा हुआ है इन्होंने, अलग अलग हेडिंग वाइज करके लिख रहे हैं, आगे की राह। ऐसे अगर आप आंसर्स लिखोगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में प्रशासन की विशेषता, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय निकायों में लोक सेवाओं में क्षेत्र में कौन से प्रमुख परिवर्तन किए गए। 1857 के बाद में का रिजल्ट क्या था, आउटकम्स क्या था, हुआ था, ये सब इसके बारे में लिखना है। क्या क्या इसके इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इन्होंने, प्रांतीय प्रशासन कैसा था, स्थानीय प्रशासन कैसा था, लोक सेवा में कैसे कैसे थे, लॉर्ड लिटन की उम्र घटाकर 21 वर्ष की कर दी थी, ये सब इन्होंने लिखा हुआ है। फिर इन्होंने यहाँ पर लास्ट में कंक्लूजन दिया, इस प्रकार अंग्रेजों की नीतियों का मुख्य उद्देश्य भारतीयों पर राष्ट्रीय और ब्रिटिश शासन के सुदृढ़ बनाना ही था, ठीक है। तो यहाँ पर कंक्लूजन दिया हुआ, तो ये देख लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन, उपनिवेशवाद के संदर्भ में पश्चिमी शक्तियों द्वारा एशियाई और अफ्रीकी देशों पर आसानी से प्रभुत्व स्थापित करने के पीछे के कारणों का उल्लेखित कीजिए, इसके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन, कारण, व्यवहारिक लाभ, पॉइंट वाइज कंक्लूजन, ऐसे ही करना है आपको। फिर इसके बाद भारत में गरीबी के बिंदु पर ठिकाना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्थानांतरित हो रहा है, टिप्पणी कीजिए, यहाँ पर कमेंट करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का यहाँ पर कोट किया हुआ है, तो आपको भी करना है। कारण बताया इन्होंने, रीजन्स क्या क्या थे, फिर इसको उदाहरण भी दिया हुआ इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये PDS और RTI के बारे में लिखा हुआ, RTI का लाभ क्या मिला कि नहीं मिला, ये सब के बारे में आगे की राह बताया है, ठीक है। आगे की राह करके इन्होंने कंक्लूजन दे दिया, तो आप लोग ये देख सकते हो, ऐसे ही लिखना है आपको, ऐसे तरीके से भी कंक्लूजन लिख सकते हो। 10th नंबर क्वेश्चन आता है, भारत में जाति तथा आर्थिक असमानता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए तथा जाति असमानता के उन्मूलन हेतु विकल्पित कुछ नीतियों उपायों का वर्णन कीजिए। तो जाति का इन्होंने डेफिनेशन वगैरह दिया है, जाति के आर्थिक असमानता, जाति व्यवस्था के सब भेदभाव को पॉइंट वाइज करके लिख रहे हैं, जजमानी व्यवस्था, ये सब हिस्ट्री का इन्होंने पॉइंट दिया है यहाँ पर। इसके बाद अन्य उदाहरण में महिला ढोने कार्यों में केवल निचली जातियाँ हैं, ये सब उदाहरण दे रहे हैं इन्होंने। नीतिगत उपाय क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कंक्लूजन इन्होंने दिया है, तो ये देख लीजिएगा। 11 नंबर का, इंडिया नीड्स टू स्मार्ट अर्बनाइजेशन इन लाइट टू दिस डिस्कस द इशूज एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन इन द इंडिया। अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन हमेशा बार बार आता है, तो आप लोग देख लिया करिएगा। तो भारत को स्मार्ट शहरीकरण की आवश्यकता है, इस कथन को आलोक में भारत में शहरीकरण से संबंधित मुद्दों चुनौतियों की विवेचना कीजिए। इन्होंने शहरीकरण का जनगणना के हिसाब से इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, देख लीजिए क्या क्या। रिपोर्ट के बारे में इन्होंने डाला है अपने, कोट ऐसे कोट करना पड़ेगा आपको अच्छे मार्क्स के लिए। यहाँ पर फिर इस पर चुनौतियाँ बताया उन्होंने, पर्यावरण मुद्दे उदाहरण में दिया है। इसके बाद कानून व्यवस्था के मुद्दे पॉइंट वाइज, स्मार्ट शहरीकरण, मलिन बस्तियों का पक्ष, पर्यावरणीय मुद्दे, प्रशासनिक और स्थानीय निकाय। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन और चुनौतियों की संभावना क्या है। अंतर्देशीय जल परिवहन के प्रोत्साहन है तो सरकार द्वारा उठाए गए कदम को विस्तृत विवरण में प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर अंतर्देशीय जल परिवहन के तात्पर्य यहाँ पर स्थलीय क्षेत्र में विद्यमान नदियों के झीलों द्वारा प्रयोग कर परिवहन किया जाना है। तो यहाँ पर ऐसे देना है, यहाँ पर डेफिनेशन याद रहना चाहिए आप लोगों को। संभावनाएँ बताएं, चुनौतियाँ, सरकारी कदम, आगे की राह, मतलब कंक्लूजन। यहाँ पर वर्ल्ड वार फर्स्ट लिंक्ड इंडिया टू द ग्लोबल इवेंट्स टू द प्रोफाउंड वेज विद द फार रेजिंग द कंसिक्वेंसेज एंड डिस्कस द गिविंग द सूटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ वर्ल्ड वार फर्स्ट का आया हुआ है, ठीक है। इसका परिणाम क्या हुआ, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट। यहाँ पर फिर इसके बाद 1914 से शुरू 1919 में वर्साय की संधि, ये सब इंट्रोडक्शन है, देख लीजिए कैसे लिखा है एक बार, ठीक है। रूस की साम्यवादी क्रांति, इसके बाद ये कांग्रेस की विदेश नीति कैसी थी उस समय,
खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक, गांधी जी भी थे वहाँ पर। यहाँ पर इसका क्रांतिकारी आंदोलन, सैन्य पक्ष, ठीक है, मिलिट्री साइड था यहाँ पर। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू नेता को पीड़ित जातीय सम्मेलन में ये सब भाग लिया इन्होंने, तो ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए एक बार, फिर इसके बाद कंक्लूजन दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन, द साउथ अफ्रीकन एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर्ड बाय महात्मा गांधी फॉर लीडरशिप द इंडियन नेशनल स्ट्रगल ऑन मेनी एस्पेक्ट्स। यहाँ पर इसको दिया है दक्षिण अफ्रीकी प्रयोग ने महात्मा गांधी कई परिप्रेक्ष्यों में भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के नेतृत्व के लिए तैयार किया। सही है, बैरिस्टर ग्रुप में धोती, ये सब देख लीजिए एक बार। साबरमती आश्रम, इसके बाद है 15 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे ही आंसर में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। 16 है वर्ल्ड हिस्ट्री से, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से इस समय तो क्वेश्चन कम ही आ रहे हैं एक्चुअल पेपर में। 17 भाषाई पुनर्निर्माण भारत की एकता को गंभीर रूप से कमजोर किए बिना ही किसी राजनीतिक मानचित्र की तर्कसंगत रूप से प्रदान किया जाए। लिंग्विस्टिक आधार पर जो हुआ था ये है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया, तो इन्होंने कैसे लिखा ये देख लीजिए। तो बहुत सारे आयोग बने हुए थे, बहुत सारे कमीशन बने हुए थे, उसके बारे में चर्चा किया है। एस के धर आयोग बना हुआ है, पॉलिटी में पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, तो ये उसके बारे में इन्होंने कोट किया, तो वो देख सकते हो आप। कई सारे स्टेट जो है वो लैंग्वेज के आधार पर बने हुए थे, तो उसी के बारे में इन्होंने क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसके बारे में लिखा है इन्होंने। आंध्र प्रदेश वगैरह ये सब इसी के आधार पर बने। यहाँ पर देखिए सब लिखा है कैसे इन्होंने, ये सब देखिए। हालांकि भारत में कुछ शहरों में अभी भी भाषाई तेवर विद्यमान है, जैसे कि मध्य प्रदेश, ऐसे डाला हुआ इन्होंने कंक्लूजन, तो आप देख लो। 18 निजी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर हैव बीन अलाउड अ फ्री प्ले राइट फ्रॉम द बिगनिंग, इंडिया कुड हैव डेवलप्ड मच बेटर क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का क्वेश्चन आया हुआ है कि इसकी भागीदारी को अनुमति प्रदान की जाती है तो अधिक बेहतर विकास कर सकता है, ठीक है। तो आप इसमें कई सारी चीज़ें डाल सकते हो। प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, ठीक है। सिविल सर्विसेज में भी आ रहा है प्राइवेटाइजेशन, यानी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर प्राइवेट लोगों को डाला जा रहा है, वो सब डाल सकते हो आंसर में। तो उन्होंने ऐसे कैसे लिखा हुआ ये निजी क्षेत्र का महत्व, LPG रिफॉर्म, ये सब डाला है उन्होंने। ऐसे लिखना है आपको पूरा बेहतर तरीके से। उन्होंने आंसर राइटिंग अच्छी की होगी तभी इतना बेहतर लिख पाएँ। यहाँ पर 19 यहाँ पर देखो, ग्लोबलाइजेशन हैज़ चेंज द रूल द स्टेट क्रिटिकली एवल्यूट द इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के संबंध में ग्लोबलाइजेशन का कैसे परिवर्तित हो रहा है इसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये है फ्लो चार्ट डाला हुआ है इन्होंने, पहली बार फ्लो चार्ट है यहाँ पर, आप लोग देख लीजिए कैसे इन्होंने आया, तो देख लीजिए कंक्लूजन। यहाँ पर क्वेश्चन है 20 नंबर का, यहाँ पर उन्होंने सारी डाल दी इंट्रोडक्शन में, आप लोग देख लीजिए थोड़ा। तलाक दे तो रहे हैं जुनून कहर के साथ, मेरी सबाब भी लौटा दो मेरी मेहर के साथ। तो ऐसे आप लोग कोट कर सकते हो जहाँ पर लगे, ज़बरदस्ती नहीं डालना है। आंसर राइटिंग को हमने देखा, अब नेक्स्ट वीडियो में भी हम देखते रहेंगे ऐसे ही। ऐसे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।